हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स, जो कि है चैप्टर 2, फोर्स एंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स हमने पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा और आई कार्ड में मैं दे दूँगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट, यानी कि फर्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी, और या फिर वो कोई चीज़ अगर मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी, तब तक कि कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई होगी, उसकी मूवमेंट को या तो रोक ना दे या तो चेंज ना कर दे। ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक बॉल है। ठीक है। ये बॉल अभी रेस्ट में है क्योंकि ये ग्राउंड पे स्टिल रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा इसके साथ, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आप प्ले ग्राउंड में जाते होगे तो आप दिन देखा होगा कि कोई बॉल या फिर कोई स्टोन कुछ भी प्ले ग्राउंड पर ऐसे ही स्टिल रखा हुआ रहता है, तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं आती जब तक उसे कोई किक ना करे या कुछ ना करे, तो वो स्टिल रखा हुआ है। वैसे ही यहाँ भी स्टिल रखा हुआ है। ठीक है। तो अगर मैं इसे बाहरी एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ कुछ, मान लीजिए कि 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, तो इसमें फोर्स लगाया है, इसका भी कुछ मास है। ठीक है। फोर्स लगाया तो ये थोड़ा मूव करने लग जाएगा। ठीक है। अब ये रेस्ट में था, फोर्स लगाया और ये मूव करने लगा। अब ये मूव करके मान लीजिए यहाँ पहुँच गया है। ठीक है। तो पहले ये रेस्ट में था, मैंने फोर्स लगाया, अब ये मोशन में है। तो न्यूटन का नियम, पहला नियम कहता है वो चीज़ हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो और उसकी मोशन को चेंज ना कर दे। और ऐसे ही मान लीजिए कि कोई बॉल स्पीड में आपकी तरफ आ रही है, तो वो अभी मोशन में है। अगर आप उसे ना कैच करें तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर आप उसे कैच कर लेते हैं तो आप फोर्स लगा के उसे रोक लेते हैं। एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया और वो बॉल रुक गया, आपने जैसे उसे कैच किया। ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या होता है इनर्शिया। ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं इनर्शिया क्या होता है। जैसे कि आप डेफिनेशन देख सकते हैं, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। एक ऐसी प्रॉपर्टी कोई भी मास की, कोई भी बॉडी की, जो रेजिस्ट करती है उसकी प्रॉपर्टी को, उसके स्टेट को चेंज होने से। ठीक है। जैसे कि जिस पुराने टॉपिक पे आप मतलब एग्जांपल आप देख सकते हैं, इसका जो मास है, ठीक है, ये जो मास है ये एक तरह से रेजिस्ट करता है, एक तरह से रोकता है, अपने हिसाब से रोकता है कि इसको चेंज ना किया जा सके। ठीक है। ये डिपेंड करता है उसके मास पे कि वो कैसे रेजिस्ट करेगा। ठीक है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास कुछ इतना बड़ा, एक इंसान से काफ़ी, एक इंसान है ये, इंसान से काफ़ी बड़ा एक स्टोन है, तो इसका मास ज़्यादा होगा, इसकी वजह से इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। ज़्यादा इनर्शिया की वजह से अगर हम इसमें कितना भी फोर्स लगा दें, मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा फोर्स इस पर लगा रहे हैं, हमारे हिसाब से जितना ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, पर इसके हिसाब से ये बहुत कम फोर्स है क्योंकि इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो हमारा फोर्स कितना भी लगा लें फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसी जगह बहुत छोटा स्टोन है और हम काफ़ी बड़े हैं। ठीक है। और हमने इस पर कुछ फोर्स लगाया, क्योंकि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम होगा, तो हम आराम से इसे मूव कर सकेंगे। इसका एक आसान एग्जांपल है कि जैसे कि आपके पास कोई टॉय कार है। ठीक है। टॉय कार का मास कम होता है, टॉय कार का मास बहुत कम होता है, तो आप इसे आराम से उंगली से ही ऐसे करके मूव कर सकते हैं, ये आराम से मूव हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया भी कम है, इसका रेजिस्ट करने की पावर भी कम है। ठीक है। अगर कि कोई असल में बहुत बड़ी गाड़ी है, जैसे कि जो आपके पापा चाहते हैं और सिर्फ कोई बड़ी गाड़ी है, ठीक है, तो आप उसे कितनी भी धक्का मारने की कोशिश करिएगा वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया, उसका रेजिस्ट करने की पावर, इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, तो आपको उसके हिसाब से फोर्स लगाना पड़ेगा। आप तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए वो नहीं कर सकने वाली। ठीक है। तो इन शॉर्ट यही है इनर्शिया। ठीक है। तो हम अगले टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इनर्शिया को समझने के लिए एक और एग्जांपल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, पर उससे पहले समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
अगर कि दुनिया से फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस हटा दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि न्यूटन ने कहा कि कोई भी चीज़ तब तक मोशन में रहेगी या तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स से रोक ना दे। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है एयर का लगा हुआ प्रेशर, एयर जो हम पे फोर्स लगाता है, एरोडायनामिक फोर्स, ठीक है। और दूसरा हुआ फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की वजह से जो हम चलते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रिक्शन महसूस करते हैं कि नीचे में घर्षण हो रहा है। ये घर्षण, नीचे का घर्षण यानी फ्रिक्शन और एरोडायनामिक फोर्स हटा दिया जाए तो जो चीज़ मूव कर रही है वो हमेशा के लिए मूव करती रहेगी, वो रुकेगी ही नहीं, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हैं कि एक बर्फ़ की सिल्ली है, जैसे कि बर्फीली जगह होती है, उस पर कार को अगर आप मूव कराएंगे तो वो हमेशा मूव करती ही रहेगी, जहाँ तक बर्फ़ है वहाँ तक वो मूव करेगी, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन तो है नहीं। और एरोडायनामिक फोर्स भी अगर हट जाए तो वो हमेशा मूव करती रहेगी, ठीक है। ये कहता है न्यूटन का नियम, ठीक है। तो अब हम इससे भी एक आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट देखते हैं। तो अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज कर लीजिए, इनर्शिया को समझने का एक और तरीका है ये कि आप बस में हैं। आपने ये कभी ना कभी महसूस ज़रूर किया होगा कि आप बस में हैं और आपको अचानक से खड़ा होना है और चल के कहीं आगे जाना है, हालांकि बस मूव कर रही है, ठीक है। तो आप महसूस करिएगा कि आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि बस की बॉडी मूव कर रही है पर आपकी बॉडी स्टिल है, वो उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप देखिएगा तो ये तो सिर्फ मूव कर रहा है पर बस मूव कर रहा है, आप मूव नहीं कर रहे हैं और आपकी बॉडी में कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है। तो आपकी बॉडी रेजिस्ट करेगी अपना मोशन, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए, इसलिए आप आगे भी बढ़ रहे हैं और पीछे भी जा रहे हैं, आपको एक अजीब सा अनबैलेंस फील होगा, ठीक है। ये है इनर्शिया, जिसकी वजह से आप रेजिस्ट कर रहे हैं मोशन को, ठीक है। पर अगर क्या हो कि बस स्पीड में चलते चलते अचानक से रुक जाए, ठीक है, अचानक से रुकने से क्या होगा कि आपकी बॉडी मूव करने लग जाएगी और आप एकदम स्पीड में बस के आगे वाले डायरेक्शन में फेंका जाएंगे, ठीक है। इसे भी कहते हैं इनर्शिया। तो यही था न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों, तो अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरा टॉपिक जो कि है मोमेंटम। क्या है ये मोमेंटम? मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक तरह का फोर्स ही मान सकते हैं इसे आप, ठीक है। पर वो इम्पैक्ट, एक तरह का इम्पैक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी चीज़ को मार रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इस कॉपी पे इस तरह मार रहा हूँ, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट, ये लगने का जो इम्पैक्ट हुआ, चोट हुआ, इसी कहते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। मोमेंटम असल में होता है कि जो बॉडी है, बॉडी का जो क्या, मान लीजिए कि आपकी तरफ एक बॉल आ रहा है, ठीक है, बॉल आ रही है और आपने बॉल को पकड़ा, तो आपने कुछ, आप पे फोर्स लगा, बॉल आया, ये मान लीजिए कि ये बॉल है, बॉल का कुछ मास है और वो कुछ वेलोसिटी से इस तरफ आ रहा है। तो जब ये इससे टकराएगा तो ये कुछ फोर्स लगाएगा और कुछ आवाज़ भी आएगी। आपको पता होगा कि आप बॉल पकड़ते हैं तो आवाज़ करता है, कट छट ऐसे करके कुछ आवाज़ लगता है, ठीक है, कुछ फोर्स महसूस करते हैं अपने हाथ में हम, ठीक है। तो जो ये इम्पैक्ट है फोर्स का, वही कहलाता है मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला बनता है इससे स्मॉल p इज इक्वल्स टू m इंटू v। स्मॉल p डिनोट करता है मोमेंटम को, m यानी मास, v यानी वेलोसिटी, सिंपल। तो वेलोसिटी क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक आ रहा है, आप इसे देख सकते हैं, वो हमारा लेक्चर है, आप उसे देख के समझ सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद आपको पता हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, ठीक है, ठीक है। तो ये है मोमेंटम का फॉर्मूला। अब मोमेंटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है? तो यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिस पे मोमेंटम डिपेंड नहीं करता है। असल में डिपेंड करता होगा, ठीक है, पर यहाँ मौजूद नहीं है, आपके सिलेबस में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, मास जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम का इफेक्ट भी यानी इम्पैक्ट भी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और फिर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। वेलोसिटी भी जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब है अगर मान लीजिए कि बॉडी रेस्ट में है और वो मूव नहीं कर रही है, हालांकि उसके पास कुछ मास होगा और वो रेस्ट में है, वो मूव नहीं कर रही है, तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम होगा ज़ीरो। ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, मास से उसके पास मोमेंटम मतलब कि कुछ वैल्यू आ सकती है, पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इनटू होता है। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये पार्ट भी ज़ीरो ही हो जाएगा और आपको भी ज़ीरो ही मिलने वाला है। ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में है और वो मूव नहीं कर रहा है तो मोमेंटम होगा ज़ीरो, आपको कोई फोर्स भी महसूस नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है मोमेंटम का। अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं मोमेंटम का एक एग्जाम्पल, जो कि आपको बताएगा कि इम्पैक्ट मोमेंटम यानी क्या होता है। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि आपने कभी कभी कराटे प्लेयर को ज़रूर देखा होगा जो अपने हाथ से टाइल्स तोड़ते हैं। ठीक है, इस तरह के टाइल्स होते हैं। ठीक है, एक टाइल्स, दो टाइल्स, तीन टाइल्स, चार टाइल्स एक के ऊपर एक रखे रहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इंसान का हाथ इतना ताकतवर तो इतना मास तो उसमें है नहीं कि वो आराम से उसे तोड़ दे। ठीक है, फिर भी जब वो बहुत हाई वेलोसिटी से उस पर मारता है, उसका मास, उसका हाई वेलोसिटी से कमाल का मोमेंटम क्रिएट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे टाइल्स टूट जाते हैं, उस इम्पैक्ट से सारे के सारे टाइल्स टूट जाते हैं। ये सब कुछ होता है मोमेंटम की वजह से। ठीक है, अब मोमेंटम पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस फॉर्मूले को यूज़ करेगा। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ अ मैन 75 kg ऑफ मास व्हेन ही वॉक विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? तो आदमी का मास क्या है? आदमी का मास यानी कि वज़न है, मास यानी वज़न है 75 किलोस। ठीक है, 75 किलोस इसका मास है और इसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सिंपली हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 75 इंटू 2 150 किलोग्राम मीटर्स पर सेकेंड। ये होगा हमारा मोमेंटम। देख सकते हैं आप, मोमेंटम का ऐसा यूनिट अलग है, ये न्यूटन नहीं है, ये फोर्स है पर फोर्स की तरह है, पर फोर्स एग्जैक्ट फोर्स ही नहीं है। ठीक है, ये मोमेंटम का ऐसा यूनिट ये है केजी मीटर पर सेकेंड, ना कि न्यूटन। फोर्स का होता है सिर्फ न्यूटन। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ये आप समझ में गए होंगे। ठीक है, तो ये है मोमेंटम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि मैंने कुछ सीखा, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखा, तो आप इस वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप चाहते हो कि मैं आपको और पढ़ाऊँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आप हमारे अदर वीडियोस भी चेक कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है दिमाग में वीडियो से रिलेटेड, ठीक है, और हमारे अदर वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।